हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के दूसरे पार्ट विलयन में जो है ठोस विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस विलयन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसके मिलाने से जो विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है, उसको ठोस विलयन कहा जाता है। जैसे मिश्र धातुएं, ये जो है ठोस विलयन के उदाहरण है। मसालों का मिश्रण ठोस विलयन के उदाहरण है। तो हम पहले देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन क्या है। तो जब दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, मतलब उसमें सॉल्यूट भी ठोस हो और सॉल्वेंट, सॉल्यूट यानी विलय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो, तो ऐसे विलयन को ठोस विलयन कहा जाता है। सॉलिड सॉल्यूशन, व्हेन ए सॉलिड द एटम्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब एक ठोस, जब एक ठोस विलय के परमाणु आर प्रेजेंट इन द लैटिस ऑफ द सॉल्वेंट, विलायक के जालक में उपस्थित हो, इट इज नॉन एज सॉलिड सॉल्यूशन। इसको जो है ठोस विलयन कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं। ठोस विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन और दूसरा अंतराली या अंतरकाशी ठोस विलयन, यानी सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखते हैं प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट के, आप देखिए चित्र की सहायता से, ये सॉल्वेंट के एटम्स हैं। इन सॉल्वेंट के एटम को जो है सॉल्यूट का एटम हटा देता है और उस सॉल्वेंट वाले स्थान पर अपने आप को स्थापित कर देता है, यानी प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार के जब सॉल्यूशन का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, यानी प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन। यहाँ देखिए, ये सॉल्वेंट का एटम है और ये सॉल्यूट का है, जो ब्लैक वाला है ये सॉल्यूट का है। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग occurs when the solute atom is large enough that it can replace solvent, replace solvent atoms। मतलब जब विलय के परमाणु जो हैं विलायक के परमाणु को हटा करके और उस जालक में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, उस जालक के स्थान में, तो इस प्रकार का जब विलयन तैयार होगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन, यानी सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एटम्स इन देयर लैटिस पोजीशन। ये है हमारा सॉल्वेंट, लैटिस है, और ये है सॉल्यूट, सॉल्यूट जो है इसके स्थान में आ जाता है। अब देखते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, यानी अंतरकाशी ठोस विलयन या अंतराली ठोस विलयन। व्हेन द सॉल्यूट एटम इज स्मॉल इनफ टू फिट एट इंटरस्टिशियल साइट्स बिटवीन द सॉल्वेंट एटम्स, जब विलय के कण जो हैं विलायक के कण में के बीच जो रिक्त स्थान होता है, उन रिक्त स्थानों में ये जो रिक्त स्थान है इसमें स्थापित हो जाते हैं, तो इस तरह के विलयन को जो है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन या अंतरकाशी ठोस विलयन कहा जाता है। ये है सॉल्वेंट, लैटिस में ये सॉल्वेंट है और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये सॉल्यूट है। इस प्रकार सॉलिड विलयन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे, वाष्प दाब। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। देखते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर।
एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प का दाब जो है द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। फिर से इसको सुने ध्यानपूर्वक। एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प का दाब जो है द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब को दो कारक जो हैं प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड यानी द्रवों की प्रकृति, और दूसरा है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapor above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure of the liquid। जब एक निश्चित ताप पर किसी द्रव ताप पर साम्यावस्था में द्रव के सतह पर आरोपित वाष्प का दाब जो है द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द्रवों के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये दो हैं नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड किस प्रकृति का है, द्रव किस प्रकृति का है। कुछ वैसे लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं जिनके अणुओं के बीच जो है अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे द्रव तेजी से वाष्पित नहीं होते हैं क्योंकि द्रवों में उपस्थित इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वह ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, जिसके कारण वे जल्दी वाष्पित नहीं होते हैं। जबकि कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो आसानी से वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका कारण है कि उन द्रवों के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर होता है। नेचर ऑफ लिक्विड, दिस इज डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यह निर्भर करता है, नेचर ऑफ लिक्विड यानी द्रवों की प्रकृति निर्भर करता है किस पर, अंतर आणविक आकर्षण बल के परिमाण पर, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। वो जो अणुओं के मध्य उपस्थित है, क्या उपस्थित है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल, उसके परिमाण पर निर्भर करता है द्रवों की प्रकृति। जिन द्रवों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, वे लिक्विड जो है, वे द्रव जो है आसानी से वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। जबकि वैसे द्रव जिनके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर होता है, वे आसानी से वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो किस पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर क्वांटिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर क्या निर्भर करता है, तो नेचर ऑफ लिक्विड। अब दूसरा है टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। द्रवों का वाष्प दाब जो है वह निर्भर करता है ताप पर। जैसे जैसे आप किसी द्रव के ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वेपर बढ़ता है। तो वेपर जब बढ़ेगा, वाष्प बढ़ेगा, तो उसका दाब भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे उसके ताप को हम घटाते हैं तो वाष्प कम मात्रा में बनेगा, तो उसका दाब भी कम होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। उस द्रव का जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उस द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ता है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज देन डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। और जब हम तापमान को घटाते हैं तो जो द्रवों का वाष्प दाब है वह घटता है। इस प्रकार हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में देखें। अब इसके बारे में राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट का नियम क्या है, इसको देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन।
द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब। लेटस माना कि लेटस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। हम 2 उड़नशील द्रवों को लेते हैं, ठीक है, और उनके द्विअंगी विलयन को लेते हैं। 2 उड़नशील द्रवों के द्विअंगी विलयन को लेते हैं इन ए क्लोज वेसल, एक बंद बर्तन में। बोथ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब होता है अवयव, दोनों अवयव वुड इवॉर्पेट एंड इवेंचुअली एंड इक्विलिब्रियम। वे दोनों जो है एक दूसरे के जो है वाष्प में परिवर्तित होते हैं, क्योंकि दोनों उड़नशील हैं और साम्यावस्था में आ जाते हैं। वुड बी स्टेबलाइज बिटवीन वेपर फेज, कहाँ पहुँचते हैं? वाष्प प्रावस्था और लिक्विड प्रावस्था में, बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड टेकन इन ए क्लोज वेसल। हम एक बर्तन में, एक बंद बर्तन में 2 उड़नशील द्रवों को लेते हैं और 2 उड़नशील द्रवों के द्विअंगी विलयन को लेते हैं। बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवॉर्पेट एंड इवेंचुअली एंड इक्विलिब्रियम। वे दोनों जो हैं वो वाष्पित होते हैं, वाष्पन करते हैं और साम्यावस्था में पहुंचते हैं। उनको साम्यावस्था में पहुंचना चाहिए। वुड बी स्टेबलाइज बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। और जो वाष्प प्रावस्था है और द्रव प्रावस्था के बीच एक साम्य स्थापित होनी चाहिए। लेट इन दिस स्टेट, इस स्थिति में हम क्या करते हैं? मानते हैं P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर, P1 वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है ये, तो कंपोनेंट अवयव 1 का वाष्प दाब P2, अवयव 2 का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 X1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, अवयव 1 का मोल प्रभाज या मोल अंश X2 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। मतलब X2 क्या है? तो मोल अंश है किसके? अवयव 2 के। तो राउल्ट ने क्या बतलाया था? इसलिए P टोटल इक्वल होगा P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2। इसी के बारे में राउल्ट महोदय ने बताया था। तो इसलिए P टोटल बराबर हो जाएगा P1 X1 प्लस P2 X2। अब हम लोग देखेंगे राउल्ट नियम, देखते हैं रिलेशन बिटवीन हेनरीज कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी, यानी हेनरी स्थिरांक KH और विलेयता में क्या संबंध है। तो हमने देखा था कि P इक्वल KHX, इसको हेनरी ने निकाला था, और KH जो है KH वेयर, जहां KH इज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। P इक्वल पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एंड X इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हेनरी स्थिरांक और विलेयता में क्या संबंध है? हमने देखा था कि हेनरी ने बताया था कि पार्शियल प्रेशर के बराबर क्या होता है? हेनरी स्थिरांक होता है। हेनरी स्थिरांक यानी KH बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यानी गैस के आंशिक दाब बटे मोल, गैस के मोल अंश जो उस विलयन में उपस्थित है उस गैस का मोल अंश, जहां जो है KH जो है हेनरी कांस्टेंट है, P जो है आंशिक दाब है,
और x जो है मोल अंश है गैस के। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। मतलब मोल अंश, किसी गैस के मोल अंश जो होते हैं उसके विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। KH इक्वल P बाई एक्स, P अपॉन एक्स। मतलब गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में क्या संबंध होगा, तो पार्शियल मोल फ्रैक्शन जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के। इस प्रकार स्टूडेंट आज हम यहाँ तक आपको हेनरी स्थिरांक और विलेयता के संबंध के बारे में बताया। अब अगले भाग में हम लोग अगले वीडियो में राउल्ट लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।